कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। महुआ टपके महकी अमराई, कोयल ने है तान सुनाई। फसलों की हो गई कटाई, सबके चेहरे पर मुस्कान छाई। सूरज ने भी ताप बढ़ाया, कृषक इससे नहीं घबराया। घर खलिहानों में सरसों गेहूं के लगे ढेर, बागों में मुस्काते पेड़। सबकी मेहनत का मोल चुकाता बैसाख आया, खुशियों और खजाना लेकर बैसाख मास आया। बैसाख मास आया। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों और श्रोताओं का आज के कार्यक्रम किसान वाणी में। स्वीकार करे मंजू राउत और सुनैना धाकड़े की राम राम। राम भलाई के बाद आइए आपको बता देते हैं आज के आकर्षण। किसान भाइयों, हमारी आज की बात होगी गर्मी में मशरूम उत्पादन से कमाए लाभ, इस विषय पर। और चर्चा हम करेंगे सुनैना बहन, कृषि में किसानों की सामूहिक शक्ति FPO, इस विषय पर। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ होंगे ग्राम मेहता, तहसील घनसोर, जिला छिंदवाड़ा के युवक किसान धर्मेंद्र वर्मन से डिंगरा और ककड़ी की उन्नत खेती पर बातचीत, और इनसे चर्चा कर रही हैं सुनैना धाकड़े। और मंजू बहन, मनोरंजन भी होगा और साथ ही होंगे महत्वपूर्ण संदेश भी। और हम मनोरंजन में मधुर मधुर लोकगीत भी सुनवाएंगे और भजन भी सुनवाएंगे। और हम कार्यक्रम की शुरुआत हम काहे से करेंगे मंजू बहन, आप बताइए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम सुनवाते हैं ये देवी गीत। चलिए सुनते हैं। और सुनैना बहन, अब हमने देवी माँ से कामना पूरी करने की प्रार्थना कर ली है ना? और मंजू दीदी, ये तो बता दीजिए हमने किसकी आवाज में ये मधुर सा लोकगीत सुना था, देवी गीत? सुरेखा नामदेव और साथियों के सुर में था ये देवी गीत। और चलिए अब कर लेते हैं हमारी आज की बात, जिसका विषय है गर्मी में मशरूम उत्पादन से कमाए लाभ। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में भूमि, जल और मौसम का बड़ा ही महत्व होता है। हम हर फसल का उत्पादन मौसम को ध्यान में रखकर करते हैं, है ना? इसी क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल मशरूम की। हाँ बहन, गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली मशरूम से हम कम लागत में तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सबसे उपयुक्त माना गया है। इसलिए तो इसे गर्मी की फसल माना जा रहा है सुनैना बहन। हाँ बिल्कुल। और मशरूम की खेती की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको बहन? इसके लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं होती। अरे वाह। इसे आप घर के किसी छोटे कमरे, शेड या खाली जगह में भी, जैसे बालकनी में जगह होती ना, बाड़ी जैसी छोटी सी, वहां भी आसानी से आप लगा सकते हैं। और मंजू बहन, यही वजह है कि आज के युवा और छोटे प्रगतिशील किसान इससे तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और अपना रहे हैं। क्योंकि आज के जो पढ़े लिखे युवा है ना सुनैना बहन, वो गूगल पे सब सर्च करके और बराबर से अपने फायदे की फसल का उत्पादन जो है वो ले ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें दवाइयों की जानकारी भी हो जाती है सारी, है ना? तो आज के दौर की खेती किसानी सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है ना? बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सके, ऐसा देख के जो है किसान जो है खेती कर रहा है। हाँ, और जो युवा किसान है आधुनिक तकनीकों और नए तरीकों को अपनाकर अपनी आय कई गुना तक बढ़ा लेते हैं, है ना? बिल्कुल बहन। ऐसे में अगर आप भी खेती से जुड़कर कम मेहनत में बेहतर आमदनी करना चाहते हैं तो मशरूम की खेती एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि हम तो ऐसी चीजें खोज कर ही लाते हैं अपने किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल सही कहा बहन। और मशरूम की खेती की दूसरी खासियत यह है कि यह कम लागत और जल्दी तैयार हो जाती है। कम लागत तो है ही इसमें, जल्दी भी तैयार हो जाती है। इसके कारण यह एक ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल के रूप में उभर रही है। बिल्कुल बहन। विशेषज्ञों की अगर माने तो अक्सर किसान भाइयों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या गर्मी या बरसात के मौसम में मशरूम की खेती संभव है या नहीं। जब हम मतलब तीनों मौसम की बात कर रहे हैं तो आइए अपने किसान भाइयों को बता दे कि है या नहीं।
हाँ बहन, और कई लोग इसे सिर्फ ठंड के मौसम तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। जो मशरूम है, मशरूम की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिन्हें हम गर्मी में भी आसानी से लगा सकते हैं, और बल्कि मिल्की मशरूम इसमें प्रमुख है। हाँ, इसकी जो वैरायटी है ये हम गर्मी में लगा सकते हैं। और आपको पता है सुनैना बहन कि यह लगभग 30 से 35 और 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये बहुत अच्छे से गर्मी में सहन करके और अपना उत्पादन जो है हमारे किसान भाइयों को दे जाती है। तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि मशरूम की खेती करना कितना आसान है और किफ़ायती है। इसके लिए गेहूं या धान के सूखे भूसे का उपयोग किया जाता है, जो आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता भी। बिल्कुल बहन, बहुत कम लागत में इसकी शुरुआत जो है हमारे किसान भाई कर सकते हैं। हाँ। कोई नया व्यक्ति शुरुआत करना चाहे तो मात्र 10 किलो भूसे, है ना, सूखे भूसे से भी इसकी खेती की नींव जो है रख सकता है। हाँ, बहुत आसान है। आसान है बिल्कुल। किसान भाइयों, मशरूम की खेती में दूसरी फसलों की अपेक्षा मेहनत भी कम लगती है, लेकिन साफ सफाई और सही तापमान बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो कम समय में अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। सुनैना बहन, साफ सफाई और एकदम उचित देखभाल की जरूरत तो हर फसल को होती है ना। हाँ। लेकिन अगर हम अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो हमें यहाँ भी मशरूम के लिए भी इसे प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ। वर्तमान समय में बाजार में मशरूम की मांग जो है लगातार बढ़ रही है, जिससे इसकी बिक्री में भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आजकल नई नई चीजों को मतलब खाने के लिए उपयोग किया जा रहा है ना। उसके नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं बनाने के लिए रसोई में। तो बिल्कुल हर चीज के जो है मांग बढ़ती जा रही है। और मंजू बहन, कुल मिलाकर गर्मी में मशरूम की खेती एक शानदार अवसर है। बिल्कुल किसानों के लिए, है ना। और कम जगह, कम लागत और कम समय में बेहतर मुनाफा कमाने के लिए मशरूम की खेती एक शानदार मौका भी है। क्योंकि हम विज्ञापन ही इसलिए करते हैं बहन, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चीज जो है उसको बढ़ावा मिले, और इसके लिए जरूरी है क्या? सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत के साथ किसान भाई इस क्षेत्र में अच्छी कमाई कर सकते हैं, और कमाई के लिए तो करना ही पड़ेगा, है ना सुनैना बहन। और अपनी आर्थिक स्थिति को हमारे किसान भाई इसे अपनाकर और मजबूत भी बना सकते हैं। तो सुनैना बहन, यहीं पर हम देते हैं हमारी आज की बात को विराम, जिसका विषय था गर्मी में मशरूम उत्पादन से हमारे किसान भाई कमाए लाभ। और चलिए अब अगला कौन सा देवी गीत सुना रही है सुनैना बहन हमें? मंजू बहन, पहले महत्वपूर्ण संदेश सुन ले। चलिए पहले संदेश सुन लेते हैं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री,
अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार में पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार किसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। तो मंजू दीदी, हाँ सुने ना बहन, संदेश तो सुन लिया अपन ने जी। अब एक देवी गीत भी सुना ले। सुना दो बहन। तो चलिए किसान भाइयों, सुनते हैं रामाधीन आर्य की आवाज में ये देवी गीत। नजरिया अटके रही तोरे द्वार पे हो मार, नजरिया अटके रही तोरे द्वार पे हो मार। तो और कहाँ मैं जाऊँ नजरिया, कहाँ नजरिया अटके रही तोरे द्वार पे हो मार, नजरिया अटके रही तोरे द्वार पे हो मार। सुने ना बहन, इस मस्त से देवी गीत के बाद आइए जुड़ते हैं हम अपने मेहमान क्रम से। सुने ना बहन, गर्मी में ककड़ी, डंगरा और तरबूज जितनी ठंडक देने वाली चीजों से उनका नाम सुनते ही एक ठंडक का एहसास होने लगता है। तो आज हमने हमारे मेहमान जो है ग्राम मेहता, तहसील घनसोर, जिला सिवनी के युवा किसान धर्मेंद्र वर्मन से जो है डिंगरा और ककड़ी की उन्नत खेती पर बातचीत की है। और इनसे चर्चा कर रही है हमारी सुनैना बहन। तो आइए जुड़ते हैं मेहमान क्रम से और सुनते हैं ये
चर्चा। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राम मेहता, तहसील घनसौर, जिला सिवनी के युवा किसान धर्मेंद्र बर्मन जी से खरबूजे की उन्नत खेती पर। तो धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको राम राम। राम राम। क्या आपके खेतों में अभी डिंगरे लगे हुए हैं ना? जी मैम। तो डिंगरे की खेती आप उन्नत तरीके से करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जी मैम, पहले तो अक्टूबर नवंबर में ये धान की जो फसल होती है, हाँ, उसकी फसल के बाद जो जमीन खाली हो जाती है उसमें ट्रैक्टर वक्खर चला के बखर के छोड़ दिया जाता है। खेत की तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं, है ना? हाँ जी। और क्या क्या करते हैं खेत की तैयारी में? मिट्टी की उर्वरता के लिए पहले से मतलब 15-20 दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। हाँ, फसल तैयार करते हैं। धूप ऐसे देते हैं तो जो कीट जो रहते हैं और सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, तो खेत की तैयारी करने के बाद फिर आप उसमें कुछ खाद और उर्वरक भी डालते हैं बुआई से पहले? नहीं, जब बीज लगाते हैं तब ये जैविक खाद डालते हैं उसमें। मतलब जब बुआई कब करते हैं भैया? यही दिसंबर जनवरी में। और कौन सी किस्म के बीज लगाते हैं? यही ककड़ी, चिमड़ी, यही लगाते हैं। लौकी, खरबूजा यानी डिंगरा जो लगाते हैं उसकी कौन सी किस्म का इस्तेमाल करते हैं? तो यही गोल वाली लगाते हैं। गोल वाली? हाँ जी, कजरी। और उसको लगाने से पहले बीज उपचार करते हैं आप? जी, मतलब जब बीज को लाते हैं तो उनको एक दिन धुल के सुखा के रख देते हैं। उनको अंकुर करते हैं, 4-5 दिन में अंकुर आ जाते हैं। फिर उन्हें खेत में गड्ढे करके जैविक खाद डाल के उन्हीं गड्ढों में बीज लगाते हैं। किस तरीके से बुआई करते हैं आप? उसके लिए गड्ढे से कुछ दूरी होती होगी ना? जी हाँ, 2-3 फीट दूरी रखते हैं। हाँ, ताकि कतार से कतार की दूरी भी रहती है ना? हाँ, वो अपने हिसाब से रहता है, मतलब बोला की लंबाई के हिसाब से दूरी तय कर सकते हैं। हाँ, जब बुआई करते हैं तो क्या क्या डालते हैं उसमें? जिसके पास जैविक खाद है वो डाल सकते हैं। हाँ, नहीं तो जिसके पास उपलब्ध नहीं है तो वो DAP का उपयोग करते हैं। आप कौन सी खाद डालते हैं भैया? हम तो यही जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, गाय है हमारे यहाँ तो जैविक खाद हो जाती है। शुद्धन है तो बढ़िया, आप जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं ना? जी। उसके बाद फिर सिंचाई की बारी आती है, तो सिंचाई कब कब करते हैं भैया? सिंचाई जब पौधा छोटा होता है तो शाम को थोड़ा थोड़ा पानी में सिंचाई करते हैं। और सिंचाई किस तरीके से करते हैं? हम तो फिलहाल ये ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं। ड्रिप सिस्टम? जी, यानी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और पानी बचाते हैं आप, है ना? हाँ जी, पानी की कमी देखने के कारण यही ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये जो अपनी डिंगरे की फसल होती है यानी खरबूजे की, तो इसमें कम पानी लगता है या ज्यादा पानी लगता है? इसमें तो कम पानी लगता है। कम पानी में ये फसल हो जाती है ना? जी। इसमें फिर समय समय पर, मतलब एक समय के बाद में कीट और कुछ रोग भी लगते होंगे। कौन कौन से कीट रोग लग जाते हैं इसमें? ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये सफेद भुनगी लगती है और लाल कीड़ा। और कब लगते हैं भैया ये जब ये फूल आने लगते हैं, जब फूल की अवस्था में लगते हैं ना? हाँ। और इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? इसके नियंत्रण के लिए फिर वो कीटनाशक का उपयोग करते हैं। कीटनाशक का? जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं या रासायनिक? जैविक तो प्राप्त नहीं हो सकता, ये कीटनाशक रासायनिक यूज करते हैं। हाँ, नहीं, जैसे नीम का अर्क होता है, नीम के पत्तों का, है ना? हाँ, वो भी आजकल मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। इतना भी नहीं है हमारे एरिया में, इतना नहीं है उपलब्ध। हाँ। और फिर फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है भैया? ये फसल तो 90 दिन की रहती है। 90 दिन की? जी। तो 90 दिन में आपके डंगरे तैयार हो जाते हैं ना? हो जाती है जी। तो फिर आप डंगरे तैयार हो जाते हैं आपके, तो उनका भंडारण कहाँ करते हैं आप? भंडारण तो खेती में होता है। जैसे कि आपके डंगरे आपको प्राप्त हो गए तो एक जगह आप उनकी बनाते होंगे जहाँ आप उनको रखते हैं, फिर बाजार में उसको बेचते हैं ना? जी जी। बाजार तक बेचने तक आप उनको सुरक्षित कैसे कैसे रखते हैं? मतलब खेत में ही रहना पड़ता है, वहीं व्यवस्थित बनाते हैं हम रखने के लिए स्थान। हाँ, ताकि चूहे भी ना खाएं। हाँ। कोई पशु ना खा ले, इसलिए व्यवस्थित रखते हैं।
और फिर इससे आपको अच्छा मूल्य भी प्राप्त होता है। जी, गर्मी में तो मिलता ही है उनमें। हाँ, और अच्छे मीठे खरबूजे होते हैं। जी। और अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई ऐसे ये कहना चाहते कि जिसके यहाँ भी गर्मी में पानी उपलब्ध है थोड़ा बहुत भी, तो गर्मी में एक खरबूजे की फसल उगा सकता है। ये लाभ की फसल है ना, इसमें यदि अपना अच्छा उत्पादन हो जाता है तो लाभ ही मिलता है। जी, उत्पादन अगर अच्छा होगा तो लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। हाँ, और अच्छी तरीके से आप हर समय समय पर उसका ध्यान रखते हैं ना। और इसके अलावा आपकी खेत में ककड़ी भी दिखाई दे रही थी, या तो ककड़ी भी लगाते हैं आप? जी मैम, ककड़ी, लौकी, गिलकी लगाते हैं। अभी सब साथ में ही लगा हुआ है ना, डंगरे के साथ? हाँ, सब साथ में लगाए हैं। तो ककड़ी की खेती भी इसी तरीके से करते हैं आप, है ना? जी, सभी सब्जी एक ही प्रकार से लगाते हैं। एक ही प्रकार से लगाते हैं। ककड़ी की फसल भी अच्छी मिलती है आपको, है ना? हाँ जी। ककड़ी ये ग्रीष्मकालीन ककड़ी है या 12 मासी ककड़ी है आपके पास में? हाँ, दोनों प्रकार की ककड़ी लगाते हैं। दोनों प्रकार की। अभी कौन सी प्रकार की लगी हुई है भैया? अभी कौन से प्रकार की लगी हुई है? अभी तो दोनों प्रकार की लगाए, खीरा ककड़ी भी है और वो लंबी वाली ककड़ी भी है। और अभी ये किस अवस्था में है भैया? जी, अभी तो ये उत्पादन होने लगा इनका। हाँ, उपज प्राप्त होने लगी है ना? जी। और बाजार में बिकने भी लगी है। जी हाँ, बाजार में भी बिकने लगी अब। लगभग कितना उत्पादन ले लेते भैया आप ककड़ी और इन सब सब्जियों का? मतलब 1 एकड़ में तो सभी मिलकर लगाए हैं तो ककड़ी 40 से 45 किलो निकल जाती हैं रोज की। जी। और उसका मूल्य भी अच्छा प्राप्त हो जाता है ना? जी, गर्मी में इनका मूल्य 30 से 40 रुपए किलो तक मिल जाता है। तो आप इन सभी फसलों की जो खेती करते हैं, तो इन सब के बारे में, और जैसे आप लाभ कमा रहे हैं वैसे लाभ कमाने के लिए आप किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, जिन किसानों के खेत अभी खाली हैं गर्मी में और पानी बचता है उनके खेत में, तो वो ये ग्रीष्मकालीन फसल लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। भैया, आपने खरबूजे और ककड़ी की खेती में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम मेहता, तहसील घनसौर, जिला सिवनी के युवा किसान धर्मेंद्र वर्मन जी से खरबूजे और ककड़ी की उन्नत खेती पर चर्चा। सुनैना बहन, चलिए इस मेहमान क्रम के बाद आइए सुन लेते हैं यह महत्वपूर्ण संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद चलिए अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की चर्चा से। और हमारी चर्चा का विषय है कृषि में किसानों की सामूहिक शक्ति, FPO। तो मंजू बहन, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो किसान भाइयों, किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO, जिसे हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बाजार में ये ऐसी संस्थाएं हैं, सामूहिक संस्थाएं, जो बाजार में अपनी सौदा करने की शक्ति को बढ़ाने, उत्पादन लागत को कम करने और उनके उत्पादन के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करने के साथ प्राथमिक उद्देश्य से चलाई जाती हैं। बिल्कुल बहन, ये संगठन कृषि और बाजार की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए संसाधनों, ज्ञान और प्रयासों को पूरा करने के लिए जो है सिद्धांत बनाती है और उन पर कार्य करती है। कई बार आपने सुनैना बहन देखा होगा
कि जो बीच के जो दलाल होते हैं है ना, किसान से और मंडी के बीच के जो दलाल होते हैं वो कई बार किसानों को गलत रेट बताकर है ना और उनसे मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इन संगठनों के माध्यम से ये नहीं हो पाता है। और मंजू बहन, किसान उत्पादक संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान की अगर बात करें तो ये किसानों को खरीदारी के साथ सामूहिक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल, और सामूहिक विपणन रणनीतियों के माध्यम से एफपीओ किसानों को बड़े बाजार तक पहुंचने में, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में और उपभोक्ताओं या कृषि व्यवसाय के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने में भी मदद करता है। सुनैना बहन। हाँ बहन, और एफपीओ ज्ञान आदान प्रदान और कौशल विकास के लिए अवसर के रूप में कार्य करते हैं। किसान संगठन के बीच प्राप्त अनुभव सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ उठाते हैं जो कृषि तकनीकों में निरंतर सुधार में योगदान देते हैं। बिल्कुल बहन, साथ ही सामाजिक कृषि और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर एफपीओ किसानों की समग्र सामाजिक आर्थिक खुशहाली में भी योगदान देते हैं। और किसानों की मदद के लिए बना एक एफपीओ किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव, मौसम की परिस्थितियों और अनेक अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। ये संगठन स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर किसान अनुकूल पॉलिसी की सलाह देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और किसान भाइयों, एफपीओ का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी खुद की सामूहिक संगठन बनाकर बेहतर आय प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे सदस्यों को थोक खरीद और बिक्री का उत्पादन करने में किसानों की सौदेबाजी क्षमता को मजबूत करना है। विशेष रूप से छोटे स्तर के उत्पादकों और कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करते हैं और एफपीओ इन चुनौतियों का सामना करने में और उनकी समस्याओं का निवारण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे संसाधनों तक बेहतर पहुंच बनाना, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना, बड़े सौदेबाजों की शक्ति प्रदान करना, उन्नत बाजार व्यवस्था प्रदान करना, आर्थिक सहायता के रूप में क्रेडिट सब्सिडी और सरकारी योजनाओं की सुविधाएं भी प्रदान करना शामिल है। इसमें शामिल है सुनैना बहन। हाँ। और कृषि का भविष्य एफपीओ की सफलता और प्रसार में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए वैश्विक कृषि के भविष्य को आकार देने में, यानी विश्व स्तर के भविष्य को आकार देने में ये तेजी से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और मंजू बहन, ये किसानों को सशक्त बनाकर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलने में अपना योगदान देते हुए कृषकों की शक्ति बनकर काम कर रहे हैं। सुनैना बहन, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम भी सजगता और जागरूकता के साथ इनसे परिचित होकर कृषि क्षेत्र में मजबूत बनने के लिए इस संगठन की शक्ति बने और सफल बने। इसके लिए हमारे किसान भाई इन संगठनों से जुड़कर और जो है बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं ना, और अपनी सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान जो है एकजुट होकर, एक साथ होकर और ले सकते हैं। और मंजू बहन, अपन कहते भी है ना कि जैसे अपन अकेले कोई काम करे और कोई समूह बनाकर या संगठन बनाकर करें, बिल्कुल, तो किसान भी ऐसे ही समूह अपने बनाएं और उसको रजिस्टर करें और फिर जो भी अपनी समस्याएं हैं बिल्कुल वो सब उसमें शामिल करें और एक दूसरे से साझा करें। तो ऐसे साझा करके वे इन संगठनों के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि सुनैना बहन, अगर आप अकेले हैं तो आपका ज्ञान जो है अधूरा है। हाँ। और अगर आप चार के बीच में जाते हैं तो चार प्रकार की बातें होती है। आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं तो उसमें कुछ काम का होता है और कुछ बिना काम का भी होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस चीज से अपना लाभ ले सकते हैं। और यदि हम अपने काम की बात करें और लाभ की बात करें तो लाभ ही लाभ है समूह में। बिल्कुल बहन, और सहायता भी मिल जाती है। तो यहीं पर हमारी चर्चा जो है हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को एफपीओ की जो है पूरी परिभाषा समझ आई होगी। हाँ। और वो इससे लाभ भी लेंगे। तो यहीं पर हम देते हैं हमारे आज की चर्चा को विराम और अपने कार्यक्रम का भी वक्त हो चला है सुनैना बहन। हाँ बहन। तो कहते हैं मंजू बहन और सुनैना बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।